अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करें तो वॉलेटाइल सिचुएशन दिखाई देती है। कल के वॉलेटाइल क्लोजर के बाद आज के दिन भी हम कह सकते हैं पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं। साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि प्रॉफिट टेकिंग को यू आर नॉट रूलिंग इट आउट, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू है, काफ़ी अरसे से वेट एंड सी की पोजीशन जो इन्वेस्टर्स ले रहे थे वो इन्वेस्टर्स अब पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कॉशियसनेस हट गई है, वो फाइनली कम बैक हुआ है। और साथ साथ अब ये देखा जा रहा है कि मार्केट में इन भी किया जाए, एंट्री भी ली जाए और साथ साथ प्रॉफिट भी बुक किए जाएं। एक अच्छा चार्म जो डेली बेसिस पे डे ट्रेडर दिखाते हैं वो दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल सेंटिमेंटल वाइज अगर हम देखें तो एक अच्छे जेस्चर दिखाई देता है। इकोनॉमिक कंडीशन के हवाले से बात करें, न्यू पॉलिसीज एक्सपेक्टेड हैं। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने हल्फ लिया तो सबसे पहले एफबीआर के हवाले से ये कहा गया कि एफबीआर जो एक्सपोर्टर्स के जो फंड्स हैं वो रिफंड कर दें और ताकि वो उनको जो है कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो अपनी मईशत को, अपनी इकॉनमी को दी जा रही है। और इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर करने के लिए सबसे जो फर्स्ट एस्पेक्ट होता है वो होता है आपका एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट सेक्टर फ्लरिश करता है, इंडस्ट्रीज फ्लरिश करती हैं तो ऑटोमेटिकली मुल्क के तमाम मामला ठीक हो जाते हैं। तो बड़े ही की नोट्स दिए गए और बहुत ही एक की सेक्टर्स को टारगेट किया गया, एक्सपोर्ट के हवाले से टारगेट किया गया। एक्सपोर्ट को देखा गया कि कैसे बढ़ाना है और साथ साथ उसमें कौन कौन सी प्रायोरिटीज़ हैं जिनको फिल फॉर लेना चाहिए। तो यकीनन अभी आने वाले दिनों में फर्दर इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, फर्दर बातचीत की जाएगी, फर्दर मेजर्स दिए जाएंगे जिसकी ज़रूरत है, जो नीड ऑफ द आवर भी है। तो मज़ीद देखेंगे, फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के परफॉर्मेंस के हवाले से, खासकर इंडेक्स में वो इन्वेस्टर्स जो न्यू पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियोज बना रहे हैं, तो वो कौन कौन से सेक्टर्स को टारगेट कर रहे हैं, आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। एक्सपोर्ट के हवाले से बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर का जो इनिशिएटिव है एक्सपोर्टर्स के हवाले से वो भी बात करेंगे और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी सजेशंस हैं जो हमारे पैनलिस्ट भी देंगे और साथ साथ वो सजेशंस कितना ज़्यादा आने वाले दिनों में वर्कआउट करेंगे। क्योंकि हम जब दूसरे कंट्रीज़ को, डेवलप कंट्रीज को देखते हैं तो उन्होंने भी टारगेट सेट किए थे। सो फाइनली दिस इज द टाइम, दिस इज द हाई टाइम कि हमें भी अपने टारगेट सेट करना होंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, विदाउट वेस्टिंग टाइम खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नदीम मौलवी साहब, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। वालेकुम वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू। और हमारे साथ मौजूद हैं फारूक अफजल साहब, आप हैं एक्सपर्ट भी हैं, प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान एंड टर्किश बिजनेस फोरम के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब, वेरी वार्म वेलकम। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मैं फ़ारूक साहब से ही पूछना चाहूँगी, फ़ारूक साहब क्या दिखाई देता है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, साथ साथ एक्सपोर्ट को अगर हम थोड़ा टारगेट करें और एक्सपोर्टर्स के मसाइल को भी देखा जाए, एक्सपोर्ट के जो चैलेंजेस हैं उनको भी देखा जाए और आने वाले दिनों के लिए तैयारी भी कहा जाए, तो आपको कैसे लगता है कि अब जो मेजर्स लिए जाएंगे और साथ साथ जो चैलेंजेस हैं उनको सेटल किया जाए? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। असल में नताशा देखिए, जितने भी एक्सपोर्टर्स के मसाइल हैं वो हम कई मरतबा उसको उजागर कर चुके हैं, उस पर डिस्कशंस होती हैं कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाई जाए और किस तरह हम उसको आगे लेके चलें। और मैं समझता हूँ कि ये ऐसा मौका भी है कि जितने भी मसाइल जो आज तक बताए गए हैं अब उसके हल की ज़रूरत है, एक्चुअली सोल्यूशन की ज़रूरत है। अब वो ना हो कि जी नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली बात नहीं होनी चाहिए, हमें बाकायदा उस पर स्टेप्स लेने पड़ेंगे और उसको देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे कि नहीं आ रहे। रिजल्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स बना के उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। स्पेशली एक्चुअली आप उसको ये नहीं कह सकते कि हाँ जी हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हमें एक टास्क फोर्स बनानी पड़ेगी 3 किस्म की। एक्चुअली हमें देखिए इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फॉरेन एक्सचेंज का है, जिसकी वजह से हम IMF के पास जाते हैं हमेशा से, करंट बैलेंस हमारा आउट हो जाता है। मेरे राय में मैं समझता हूँ कि हम एक ऐसी एक टास्क फोर्स बनाएं टेक्नोक्रेट्स के साथ, ठीक है, कि जो एक्सपोर्ट हमारी ओवरऑल जो एक्सपोर्ट है उसमें जो मसाइल थे जो ऑलरेडी उनके पास हैं टेबल पे, ठीक है, उनको सोल्यूशन कैसे करना है, लोगों ने सोल्यूशन भी दे रखे हैं और उसको एनालाइज करके आगे अमली जमा पहनाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी टास्क फोर्स बनाएं हम एक सिर्फ IT के लिए, कि IT कैसा इस वक्त सब्जेक्ट है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के बच्चों के लिए, यूथ के लिए, जिसमें बहुत सारा काम हो रहा है और एक्सपोर्ट हमारी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें $3 बिलियन तक पहुंच चुकी है हमारी। हमें उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। एक स्पेशल टास्क फोर्स सिर्फ उस एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए होनी चाहिए, IT के लिए,
थर्ड एक्सपोर्ट हमारी जो होनी चाहिए फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने के लिए, दैट इज टूरिज्म एक्चुअली। देखिए हमारे पास बहुत बड़ा पोटेंशियल हमारे पास है, अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट येट टैप दैट एक्चुअली। अच्छा, टूरिज्म का आपने एक चीज़ बताई है तो उसके ऊपर मजीद भी सवालात होंगे, लेकिन एक चीज़ ये है कि जो हमारा अपना जो हमारी पॉपुलेशन है वो भी इंटरटेन होने के लिए फॉरेन कंट्रीज़ को प्रेफर करती है, तो अब हमारे लिए, हमारे ही लोगों के लिए कैसे अट्रैक्शन बिल्डअप की जाए, ये भी एक सवाल देखिए बात ये है कि हमारा जो टूरिस्ट स्पॉट्स हमारे जितने भी हैं पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली हमारे वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आप देखें, मैं मुल्क से बाहर रह के आया हूँ मैं अभी, इनक्रेडिबल इंडिया का वहाँ एड्स पे एड्स आते थे, वो इंडिया को ऐसा मेकअप बना के शो करते थे कि आप सोचेंगे यार इंडिया पता नहीं क्या चीज़ है, यू नो। क्या हम लोग अपनी जो हमारी अच्छी अट्रैक्टिव जो साइट्स हैं, आर वी डूइंग दैट और नॉट? हमारी तो सीनिक बहुत हमारी सीनिक अल्लाह ताला ने हमको जितना हुस्न दिया है, बताएं, हम आई बीन टू 30 कंट्रीज, स्विट्जरलैंड से खूबसूरत जगह हमारे पास है, लिटरली बता रहा हूँ आपको मैं, राइट। लेकिन हमारी उसकी प्रोजेक्शन की जरूरत है, उसके लिए मैंने इसलिए अर्ज किया हमें एक ऐसी टास्क फोर्स और टेक्नोक्रेट्स की। देखिए वो जो टूरिस्ट के जो एक्सपर्ट्स हमारे टूरिज्म में, हमें वी हैव टू ऐड दोस पीपल। सर मैं यहाँ आपको पॉज करूंगी, मैं नदीम साहब से इंट्रोडक्टरी कमेंट ले लूँ। नदीम साहब, आप क्या समझते हैं? एक तो एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, ये भी हम अभी मजीद भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो इकोनॉमिक कंडीशन है, खासकर फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट के बाद जो इनिशिएटिव्स लिए गए और लिए जाएंगे टाइम बाय टाइम, आपको कैसा दिखाई दे रहा है? ये वही टीम है जो कि एक अच्छे से इनके पास बहुत कम टाइम था, फिर भी इन्होंने बड़े एफर्ट किए, एसबी अरेंजमेंट भी अरेंज किया पाकिस्तान के लिए, उस वक्त भी कोई ऑप्शन नहीं था, IMF वाज नॉट हैप्पी दैट टाइम, और फिर उसके बाद हमने फिर इंटरिम सेटअप भी देखा, दोबारा अब हम ये देख रहे हैं गवर्नमेंट। सो योर टेक। देखिए किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए दो चीज़ बहुत ज़रूरी है, एक कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि जो आवाम को ज़ाहिर है जो अखराजात हो रहे हैं और जो तनख्वाहें मिल रहे हैं उसके अंदर ज़िंदगी गुजारना बाज़ वक्त बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए काम करना पड़ेगा। हमारे ताजिर हजरात को जो मसला आता है वो आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपको पता है दुनिया भर के अंदर लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस कर रहे हैं। अगर हम चाइना की बात करें, चाइना जो कि कहते हैं दुनिया की इकॉनमी को संभाल रहा है, नंबर 1 इकॉनमी है पूरी वर्ल्ड की, पहले नंबर 2 कहा जाता था मगर आजकल कहते हैं नंबर 1 है, वो उसके बावजूद वो कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। तो हमें इन लाइंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। देन डेफिनेटली वी नीड टू हैव एन इकोनॉमिक प्लान। हम बगैर प्लान्स के अगर हम अपनी इकोनॉमी को चलाएंगे तो फिर वो चल नहीं पाएगा, क्योंकि हम इस वक्त मौजूदा हालात में एक्सपेरिमेंट करने के इस वक्त किसी भी मुतहम्मिल नहीं है जी। और दूसरी बात ये कि फिर इकोनॉमिक प्लान के साथ हमें एक इकोनॉमिक मॉडल बनाना पड़ेगा कि हम किस मॉडल के तहत जो है हम अपने स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे इकोनॉमी का और किस तरह से कामयाबी के साथ जाएंगे। अच्छा, वो इकोनॉमिक मॉडल और जो इकोनॉमिक प्लान है वो पाकिस्तान का इकोनॉमिस्ट सबसे अच्छी तरह बना सकता है बनिस्बत उसके कि बाहर से हम किसी को बुलाएं। क्यों? क्योंकि बाहर के जो लोग आते हैं नो डाउट कि उनके पास एजुकेशन ज्यादा होता है मगर उनके पास नो हाउ कम होता है पाकिस्तान के अपने लोगों का। ये तो वही बता सकते हैं जो यहाँ के हैं जिन्होंने चैलेंजेस को देखा है। एक इकोनॉमिस्ट, कामयाब इकोनॉमिस्ट को कहा जाता है अ पर्सन हु मेक्स अ प्लान अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज ही हैज। तो हमारे रिसोर्सेज हमसे अच्छा किसी को नहीं पता। हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमें पता है कि हम कौन से रिसोर्सेज को टैप कर सकते हैं, किधर हम उसकी जो है अपनी वाइबिलिटी लेके आ सकते हैं। तो इस वक्त मौजूदा जो हालात है, देखिए चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, हमें स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के तहत काम करना पड़ेगा। हमें बाकायदा उसको एक प्लान आउट के तहत आगे अपने प्लान्स के साथ साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि अब वो जमाना चला गया जहां हम कहते थे कि जी हो जाएगा, ये हमने कर लिया, ये मिस्टेक हो गया, नया मिनिस्टर ले आते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, पॉलिसी गलतियों की गुंजाइश नहीं है, अफोर्ड इट। वो बड़े अच्छे तारिक अजीज साहब कहते थे ना, गुंजाइश निश्ता। तो अब हमें गलती की गुंजाइश निश्ता है, तो अब हमें एज ए नेशन भी काम करना पड़ेगा। ये देखें, ये जो हम अपने वक्त जाया करते हैं ऊट पटांग सोशल मीडिया की खबरें फैलाने से, ये मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाता है, ये मुल्क को नुकसान पहुंचाता है। हम ये नहीं रेकमेंड करेंगे कि जी आप किसी भी किस्म की सोशल मीडिया पे पाबंदी लाए, मगर अब हमें एजुकेट करना पड़ेगा कि हम दुनिया के साथ चल सकें
اور unnecessary جو چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے بچوں کا دماغ خراب کر رہی ہوتی ہیں, معیشت کو خراب کر رہی ہوتی ہے, نیگیٹو نیوز کو سپریڈ کرنا, نیگیٹیوٹی دنیا میں پھیلانا. دیکھیں میں دنیا بھر میں ٹریول کر چکا ہوں اور سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو نیگیٹیوٹی سے دور رہتا ہے, پازیٹیوٹی کی طرف آئے اور پھر اس پازیٹیوٹی کے لیے کام کرنا پڑے گا. رائٹ, ٹرو. ندیم صاحب نے بہت اچھی بات کہی ہے. میں فاروق افضل صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں. فاروق صاحب, ایک طرف ہمارے پاس ٹورزم کی فیسلٹی جو ہم بات کر رہے تھے یہ ہے, لیکن اس کو اویل کرنے کی ضرورت ہے. اس اپرچونٹی کو یا پھر اس ایریا کو ابھی تک ہم نے ڈسکور نہیں کیا ہے, صحیح سے ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. آپ نے انفراسٹرکچر کی بات کی, تو بہت ساری جگہوں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہوتا, کچھ جگہوں کو نیچرلی بھی رہنے دیا جاتا ہے ان کی بیوٹی کی مناسبت سے. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دنیا کے کئی ایسے ماؤنٹینس یا کئی ایسی جگہیں ہیں, لوگ وہاں پہ سرفنگ کر کے یا وہاں پہ جو ہے وہ ایکسپلور کرتے ہیں, ماؤنٹین کلائمبنگ کرتے ہیں, لیکن وہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہوتا, لیکن لوگ وہاں پہ ایکسپلور کرتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو میں؟ دیکھیں ایکسپلور کرنا آپ کو ایک راستہ چاہیے وہاں پہنچنے کے لیے بھی. دیکھیے روڈ انفراسٹرکچر از ویری امپورٹنٹ, یا اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ریچ دیٹ پوائنٹ ایکچولی. دین وہاں سے آپ ہائکنگ کریں, کچھ بھی کریں, پھر اس کے بعد وہاں آپ کو اچھے موٹل, ہوٹل, ریسورٹ چاہیے تاکہ لوگ وہاں رہ تو سکیں مناسب قسم کے, نہ صرف ڈومیسٹک لوگوں کے لیے بلکہ انٹرنیشنل لوگوں کے لیے بھی. جب وہاں پر انفراسٹرکچر ہوگا, ہم اس کی ایڈورٹیزمنٹ پراپر کریں گے تھرو اپنے ایمبیسیز, کونسلیٹس اور تھرو میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا پاکستان کے اندر, تو ہم نہ صرف اپنے لوکل ٹورسٹ کو اٹریکٹ کریں گے بلکہ ہم فارنرز کو بھی اٹریکٹ کریں گے. اور ایم پریٹی شیور کہ اگر یہ ہم کر لیں انفراسٹرکچر کا جو سیٹ اپ ہے ہمارا, اگر تو ہم انویسٹمنٹ بھی اس میں آفر کر سکتے ہیں. اس میں ہم بی او ٹی کے اوپر انویسٹمنٹ لے سکتے ہیں لوگوں سے باہر سے, ہم اس میں جے ویز بنا سکتے ہیں, ہم پبلک پرائیویٹ لمیٹڈ جو کمپنیز ہیں مل کے, ہم پبلک اور پرائیویٹ مل کے ہم ایک بنا سکتے ہیں فورس کہ جی ٹھیک ہے ہم مل کے کرتے ہیں اس کو, فار دا سیک آف دا کنٹری, وی ہیو ٹو پی پی پی, یہ جو ماڈل ہوتا ہے پبلک پرائیویٹ کا ہمیں مل کے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کا کام ہے پالیسیز بنانا, لیکن گورنمنٹ پالیسیز اتنی سہل بنائے, اتنا کنڈیسو بنائے کہ ہر بندہ اس طرف جا سکے کہ ٹھیک ہے ہمیں یہ کام کرنا ہے. پاکستان کے پاس جتنی اچھی سائٹس ہیں میں بتاؤں آپ کو, نہ صرف ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے, ہسٹری کی وجہ, ہسٹوریکل پلیسز ہمارے پاس بہت ہیں. جیسے منجو دوڑوں میں آپ جا کے دیکھیں, اگر آپ کو وہاں رہنا پڑے جا کے, آپ اچھا ہوٹل ہے وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے. ہم نے کیا اس کو کبھی پروجیکٹ کیا اتنا کہ ہمارے پاس ہسٹری ہے, ہڑپا ہے ہمارے پاس ہے, ٹھیک ہے, کیا ہم نے کبھی کیا اس کو؟ حسن ابدال ہمارے پاس ہے, ٹھیک ہے, ہمارے پاس بدھا کا سب سے بڑا آپ کو پتا اسٹیچو پاکستان کے اندر ہے, چاہے جتنے بھی بدھا کے لوگ ہیں ماننے والے, کیا ہم نے کبھی ان کو اٹریکٹ کیا اس چیز کے لیے؟ وہاں پر بھی انفراسٹرکچر نہیں ہے. ہم ان کی مذہبی جو مقامات ہیں وہ یہاں موجود ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو بھی ٹیپ کر سکتے ہیں؟ ہم نے کرتارپور کا کیا نا, دیکھیں کتنا ہمارے پاس انفلکس ہوا لوگوں کا, کرتارپور بنایا ہم نے. اسی طرح ہم بدھا کا وہاں قرب و جوار میں اچھے ہوٹل, ریسٹورانٹس بنائے, جیپنیز ہم اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں ہمارے, اور جو لوگ ماننے والے ان سے آپ بات تو کریں. اچھا, ایف ڈی آئی کی اگر تھوڑی سی بات کی جائے تو ایف ڈی آئی کے حوالے سے بھی یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ جوائنٹ وینچرز بھی کر سکتے ہیں, کچھ ایسے وینچر کیپٹلز کو ایکسپلور کر سکتے ہیں جو آئیں اور یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں, اور آلدو یہاں کی بزنس کمیونٹی بھی ان کے ساتھ تھوڑا سا انٹیکٹ ہو جائے, اور پھر اس کے بعد کوئی ایسی آپشن تو نکل سکتی ہے. تو کیوں نہیں اس کو ٹیپ کیا جاتا ہے؟ دیکھیے اس کے لیے میں نے عرض کیا نا کہ ہمیں ایک ٹاسک فورس بنانی پڑے گی. آپ سمجھتے ہیں صرف گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہونا چاہیے, جی ٹو جی معاہدہ ہوگا تو ہم آگے بڑھیں گے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا. دیکھیے ہماری گورنمنٹ کی دیکھیے پالیسی بتاؤں, انڈیا میں کیا ہے معلوم ہے آپ کو, اگر ایف ڈی آئی آتا ہے نا, وہاں جو کمپنی کس طرح بنتی ہے, اتنا انہوں نے ریڈ ٹیپ ختم کر دیا کہ میں وہاں انڈین کو فون کروں ایز اے فارنر کہ جی مجھے یہاں پر انویسٹمنٹ کرنا ہے, بولے گا ٹھیک ہے آ جاؤ, ٹھیک ہے, دیٹس اٹ, منی ٹرانسفر, یہ کمپنی بن گئی, آپ آ جاؤ اور لیٹ اسٹارٹ. ہمارے ہاں تو اگر آپ کسی فارنر کو لائیں, میں نے اپنا آفس کھولا, دیکھیے بنگلہ دیش میں مجھے 1 دن لگا تھا نتاشا, مجھے ترکی میں نے اپنا آفس کھولا, اٹ ٹک می 4 hours, پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی, انویسٹمنٹ کر کے کمپنی بنائی, 4 hours میں آئی واز راک اور رول, لاؤ بھائی آپ کا کارڈ بن گیا, اکاؤنٹ کھل گیا, ہر چیز ہو ختم. پاکستان میں 3 سے 4 سے 6 مہینے لگ سکتے ہیں کمپنی کھولنے کے لیے. ایس آئی ایف سی کا جب قیام کیا گیا تو اس کا پرپس تو یہی تھا نا کہ ایس آئی ایف سی کی انڈر ون امبریلا آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی, آپ کو ایک پاورفل باڈی, اپیکس باڈی موجود ہے, اور پھر آپ کو ساری چیزیں جو ہے وہ دیتے. تو اٹ از ایکچولی بیکاز کہ آپ کو سیکٹرز کو بھی ٹارگیٹ کیا گیا, چلے ان سیکٹرز میں تھوڑا سا پوٹینشیل بھی موجود ہے, وہ ہماری نیڈ بھی ہے, اس لیے چاہے مائننگ اینڈ منرل ہے, ایگریکلچر ہے, آئی ٹی ہے, اور بھی بہت سارے لائف اسٹاک. اور اصل میں دیکھیے ایس آئی ایف سی نا ایک لمیٹڈ انویسٹمنٹ کے لیے ہے, دیٹس فائن, اور اس میں اپرچونیٹی ہم نے فارنرس کو دی ہیں کہ جی آپ ایگریکلچر لینڈ میں بہت اچھی آپ آئیں اس میں کریں, دیٹس فائن. اگر ایگریکلچر میں ٹورزم تو نہیں کر سکتے نا آپ.
देखिए हमें आप समझ से टूरिज्म को भी इंक्लूड कर देना चाहिए। हाँ, मतलब ये कि टूरिज्म एक ऐसी चीज़ है पाकिस्तान की, अगर उसको उसका हिस्सा बना दिया जाए और लोगों को उनको अट्रैक्शन दी जाए कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, होटल, रिसोर्ट्स, एवरीथिंग। बहुत सारी इंटरनेशनल चेन्स हैं बहुत जो सारी जाती हैं। हैं मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में। तुर्की में इस वक्त सैचुरेशन है। उनकी जो टूरिज्म की जो एसोसिएशन है, आई बीन देयर, कोई मैं पाक तुर्की देखता भी हूँ, उनके पास मुझे लोगों ने बताया कि पैसा बहुत है एंड दे आर लुकिंग फॉर सम अदर एवेन्यू वेयर दे कैन इन्वेस्ट मनी। तो हमें गवर्नमेंट के लेवल पे उनसे नेगोशिएशंस करें उनकी एसोसिएशन के साथ कि आप पाकिस्तान में आएँ और हम आपको ये फैसिलिटी दे सकते हैं। क्योंकि प्रेसिडेंट एर्दोगान ने आज से 5-6 साल पहले कहा था उन लोगों को बुला के कि जी अगर आपको सेकंड कहीं इन्वेस्टमेंट करना है मुल्क से बाहर, सो पाकिस्तान शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि टर्की एंड पाकिस्तान एक हमारा बहुत यस ब्रदरली एग्जैक्टली हमारे रिलेशन। हम देखिए दो मुल्क हैं एक नेशन है देखा जाए तो हमारी जो इस्लामी वजूहात जो कुछ भी उसमें हमारी जो चीज़ें हैं दे ट्रीट अस ब्रदर एक्चुअली। तो अगर उनका सदर कह रहा है कि आप पाकिस्तान को ट्रीट करो, हमें उसकी उस चीज़ को फ़ायदा उठाना चाहिए, उस चीज़ का हम पहुँच जाए उनके पास। बिल्कुल। नदीम साहब से पूछूंगी, नदीम साहब आईएमएफ के साथ टॉक्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनिशिएटिव लेते ही सबसे पहले हल्फ लेने के बाद ये इनिशिएटिव लिया कि आप आईएमएफ के साथ जो टॉक्स हैं उनको बिल्कुल स्टार्ट कर दें और वो बिल्कुल एक कोर्स टॉक्स होनी चाहिए। तो आप क्या समझते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, जो आईएमएफ के हम प्रोग्राम में हैं उसमें से भी 1.1 बिलियन तो ट्रांच हमारी बाकी है, क्या एक्सपेक्टेशंस है? देखिए आईएमएफ के साथ नेगोशिएशंस करनी चाहिए और आईएमएफ के साथ मिल के ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जो मुल्क की मफाद में हो और आवाम की मफाद में हो। क्योंकि देखिए हम दुनिया से हट कर काम नहीं कर सकते और आईएमएफ के साथ जब हमारे अच्छे बातचीत हो जाती है तो मुख्तलिफ और बैंक्स है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, तमाम का जो है एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो हम ये अगर हम कहें कि जी हम आईएमएफ के पास ना जाएं या आईएमएफ से बातचीत ना करें तो ये मेरे ख्याल से ये वर्केबिलिटी नहीं होगा। हमें आईएमएफ से बातचीत करनी चाहिए एंड विद कोजेंट रीजंस, यानी कि अगर वो कोई बात कर रहे हैं और हम अपनी कोई बात करना चाहते हैं तो मेरे बड़े बुजुर्ग यही समझाते थे, आइदर गेट कन्विंस और कन्विंस द अदर पर्सन, डोंट कम इनटू आर्ग्यूमेंट्स। तो हमें ये अगर रिजिडनेस आ जाती जी है, हमें ये करना पड़ेगा कि हमें कन्विंस करना पड़ेगा आईएमएफ को कि देखिए जनाब, क्योंकि आईएमएफ का इदारा इसलिए बना कि वो डेवलपिंग कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की हेल्प करें ताकि उस नेशन में पॉवर्टी खत्म हो। तो आईएमएफ के जो मकासद हैं उन्हें हमें याद दिलाना पड़ेगा और उनको ये याद दिलाना पड़ेगा कि दे आर नॉट कमर्शियल बैंक्स, दे वर मेड to serve the humanity, they were made to serve the countries who need to develop themselves। तो हमें उसके ऊपर रीजंस देने पड़ेंगे कि अगर हम टैक्स की बात करते हैं तो जैसे कि शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छी बात की कि हम गरीबों के ऊपर टैक्स का बर्डन नहीं डाल सकते, मगर उसके ऑल्टरनेट्स देखने की बात की। तो अब हमें इस तरह से उनसे हमने कल भी गवादर में देखा, उन्होंने चेक्स भी दिए जो देखिए बात वही है ना कि हम मुल्क के साथ साथ हमें अवाम को देखना है, क्योंकि अवाम है तो मुल्क है, मुल्क है तो अवाम है, तो हम एक ही है। तो फिर हमें पेट्रियाटिज्म की तरफ जाना पड़ेगा, हमें एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि जी ये हमारी हुकूमत हमारी मदद करें, नहीं, हुकूमत की हम मदद करेंगे, हुकूमत हमारी मदद करें, हम एक दूसरे की मदद करें, तब तो वो नेशन बनती है। अगर एक आदमी कारोबार कर रहा हो तो दूसरे को भी मौका दें कि वो भी कारोबार करे, और एक अगर बड़ा बिजनेसमैन है तो छोटे बिजनेसमैन को सपोर्ट करें। अगर वो चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे, अगर वो चाहते हैं कि आने वाले कल में उनके बच्चे खुशहाल हो, तो बड़े बिजनेसमैनों को छोटे बिजनेसमैन को सपोर्ट करना चाहिए, छोटे बिजनेसमैन को अपने वर्कर्स को सपोर्ट करना चाहिए, हमें एम्प्लॉयज की तनख्वाहें अच्छी देनी चाहिए। देखिए ये कलेक्टिवली काम होता है, एक नेशन बनती है। लेकिन नदीम साहब जो बिजनेस कम्युनिटी वो ये भी तो देखेगी ना कि उनका भी प्रॉफिट कहाँ है, और दूसरा ये कि एम्प्लॉयज को आप इतना ज्यादा अगर अभी जो थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट के हवाले से देखें तो फिर काफी सारी चीजें हैं जो मुश्किलात क्रिएट करती हैं। मैं यहाँ आपको पॉज करूंगी। अभी हमें ज्वाइन किया है आरिफ हबीब साहब ने, आप चेयरमैन हैं आरिफ हबीब ग्रुप के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सर। सबसे पहले ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब ओथ लिया तो फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी मईशत के हवाले से बात की। आप क्या समझते हैं मईशत कितनी ज़्यादा अभी प्रायोरिटी बेसिस पे रखने चाहिए और कौन से चैलेंजेस हैं जिनको फिल फॉर हल करने की ज़रूरत है?
आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो मईशत का है, और इसको प्रायोरिटी नंबर 1 जो है वो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ठीक दी है। और लकीली मैं समझता हूँ कि ये वाला जो टेन्योर है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का, पहले जो 16 महीने वाला जो टेन्योर था उसमें जो है वो हेडविंड्स थी। हेडविंड पर्टिकुलरली जो है वो जो यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो Right. कमोडिटी सुपर साइकिल था, और उसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे, और जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा, लोगों के लिए मुश्किलात थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो टेलविंड यूं है कि अब इन्फ्लेशन जो है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड चल रहा है, इन्फ्लेशन कम हुआ है, रुपया स्टेबल है, और एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ रही है, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बढ़ा हुआ है, और उम्मीद है कि ये इंटरेस्ट रेट भी जो है वो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में कम होंगे। सर तो फाइनली ये कम इसको- होगा इस बार, आपने काफी सारी चीजों को इंडिकेट किया है, तो इंटरेस्ट रेट को ही पूछना चाहूंगी। तो सर ये कम होगा इस बार, ये एक्सपेक्टेशंस तो इंटरेस्ट हैं। रेट जो है वो कम बिल्कुल उसका केस बनता है। और मैं समझता हूँ कि ये बाई जून जो है ना, ये कोई 4-5% जो है वो इंशाल्लाह इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए। तो इसकी जो है वो बहुत तभी उम्मीद है। तो उससे फिर ये ज़ाहिर है गवर्नमेंट के ऊपर भी बर्डन, बजट के ऊपर बर्डन जो है वो कम होगा, जी। और बजट बनाना आसान हो जाएगा, अगला बजट जो है। और वैसे भी जो स्टेट बैंक का जो है वो एडिशनल प्रॉफिट है कोई 1 ट्रिलियन रुपीस का, तो वो 1 ट्रिलियन रुपीस वो भी बजट में जो है वो बहुत ज्यादा असिस्ट करेगा। तो जो है वो तो हम इसको कहते हैं कि ये एक टेल वेंड का पीरियड है। टेल वेंड जो है तो उसमें इनको सेल थ्रू करना आसान होगा, और अगर उसमें अच्छी उन्होंने मेहनत की और ये SIFC के प्लेटफॉर्म को अच्छा इस्तेमाल किया और अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल लीडरशिप मिलकर काम करेंगे, जी। तो जो है वो ज्यादा चांसेस हैं कि हमारे जो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं उनको हम जो है वो टेकल कर सकते और मुश्किलात में कुछ कमी हासिल कर सकते। सर ऑल्दो अगर हम थोड़ा सा इंटरिम सेटअप की भी कारकर्दगी देखें तो यहाँ पर बड़े एक अच्छे इनिशिएटिव्स इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सामने आते हैं, और बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस भी सामने आते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अब तो गवर्नमेंट आ चुकी है, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से इन्होंने बहुत कोशिशें की और बहुत काफ़ी टाइम दरकार था और इनके पास वक्त बहुत कम था, फिर भी ये है प्राइवेटाइज के हवाले से आप क्या समझते हैं कि अब गवर्नमेंट के लिए कितना ज़्यादा एक लेवल प्लेइंग फील्ड है कि वो प्राइवेटाइजेशन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दें? आई थिंक ये आपने बिल्कुल सही कहा। कैटेगरी गवर्नमेंट ने एक मिसाल कायम की है, इतने कम पीरियड में उन्होंने जिस तरीके से काम किया है उससे इकोनॉमी में जो है वो स्टेबिलिटी आई है, और ये आपने देखा कि रुपए की वैल्यू जो है वो स्टेबल रही है। दूसरे जो उन्होंने इकदाम लिए, IMF के साथ जो प्रोग्राम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो निगोशिएट किया, और उनकी कंप्लायंसेस वगैरह को जो यकीनी बनाया। तो ये सारी चीजें हैं। तो इनको जो केटेगरी गवर्नमेंट में जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और उन्होंने जो है वो IMF के साथ अच्छा डील किया। उन्होंने कोई भी ओवर एंड अबव बजट जो है वो एक्सपेंसेस नहीं होने दिए, उसको उन्होंने बड़ा अच्छा जो है वो कंट्रोल किया। हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं गौर एजाज साहब ने, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो फ्रेंडली कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो दौरे किए। फिर ये एनर्जी मिनिस्टर ने भी बड़े अच्छे। तो ये सारी तो ऐसे सर टीम मैं जो है, इसी क्वेश्चन को आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी रिसेंट पास में आप सब गए हुए भी थे सऊदी अरब, तो जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सर वो कैसा विजिट था और उसके अंदर क्या उम्मीदें हैं? उसमें बहुत अच्छा जो है वो रहा। और उसमें वहाँ जो है उनके कॉमर्स मिनिस्टर, उनके फाइनेंस मिनिस्टर, उनके इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर से जो है वो मीटिंग्स हुई, और उसमें B2B जो है उनके चैम्बर फेडरेशन के लोगों से भी जो है वो मीटिंग रही। और ये जो है वो कॉमर्स मिनिस्टर ने हमारे बहुत अच्छा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, और मुझे लगता है कि अच्छे फॉलो अप। और जरूरत इस बात की है कि कोई 25 बड़े बिजनेसेस के नुमाइंदे वहाँ गए थे, और वो अब उनके ऊपर है कि वो उस मीटिंग का फॉलो अप अच्छा करे। जब हम फॉलो अप अच्छा करेंगे तो उसके फिर नतीजे आना शुरू होंगे।
राइट सर, आपने बिल्कुल सही टारगेट किया। तो हमारे पास यहाँ सऊदी अरब से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को सराहा भी जाता है, ये भी कहा जाता है कि सऊदी अरब ही है जो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो अभी रिफाइनरी के हवाले से जो है वो बातचीत हो रही थी, तो आपको क्या लगता है जो इन्वेस्टमेंट रिफाइनरी में आ रही थी वो कब तक मुतवक्के है? ये रिफाइनरी है, माइनिंग है, इसमें तो उनकी जो दिलचस्पी एग्रीकल्चर में दिलचस्पी है, क्योंकि वो भी फूड सिक्योरिटी उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में है। तो ये वाले एरियाज में आईटी में जो है वो बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। और आपको ये जान के खुशी होगी कि हमने ये सिर्फ ये नहीं था कि हम सऊदी अरब से यहाँ इन्वेस्टमेंट लाएं, हमने भी उनको ऑफर किया कि पाकिस्तान, क्योंकि वो अब वहाँ रियाद में जो है वो क्रिकेट स्टेडियम बनाना चाहते हैं, तो हमने उनको ये ऑफर किया कि हम क्रिकेट स्टेडियम जो है वो आपको बना के दे सकते हैं, और उसमें ज़रा फुटबॉल स्टेडियम भी होगा, दूसरे इंडोर गेम्स भी होंगे, स्विमिंग पूल होगा, टेनिस होगा, दूसरी चीजें, और फैमिली डाइनिंग भी होगा। तो उस पर वो बहुत ज्यादा खुश हुए, और उस पर जो नेसेसरी इक्विटी है, हमने कहा वो इक्विटी हम कंट्रीब्यूट करेंगे, और वो लैंड और जो एक लॉन्ग टर्म जो है वो लोन का उन्होंने कहा कि हम वो अवेलेबल कर देंगे। तो चूंकि हमारा यहाँ नया नाज़िमाबाद में अपना एक्सपीरियंस है, जो हमने सारी चीजें जो है डेवलप की हैं, उनको हमने वो दिखाया, तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए। और तो हमने उनसे ये कहा कि हम एज ए पाकिस्तानी, हमको सिखाया जाता है कि सऊदी अरब जो है वो बहुत ही उसकी रिस्पेक्ट करनी है, तो हम उनसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ हम उनसे जो है वो ही मांगे, हम खुद कुछ कंट्रीब्यूट भी करना चाहते हैं आप लोगों के एग्जैक्टली, लिए। बड़ी ये तो खुशाइन बात है सर, बहुत बहुत मुबारक हो कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, और साथ साथ आने वाले दिनों में ये उम्मीद भी है कि सऊदी अरब भी हमारे साथ इन्वेस्टमेंट के हवाले से जॉइंट वेंचर्स करेंगे, और हमारी बिजनेस कम्युनिटी भी वहां जाके जॉइंट वेंचर्स करेगी। इंशाल्लाह। सर थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। आरिफ हबीब साहब, काफ़ी डिटेल एनालिसिस, और साथ साथ हमें जो अभी दिखाई दी है इकोनॉमिक कंडीशन, उसको सुधारने के लिए एज अ नेशन भी काम करने की ज़रूरत है। अबाउट टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से जब हम बात करते हैं तो टैक्स पेयर भी बनना ज़रूरी है। मैं नदीम साहब से भी पूछूंगी, और फारूक साहब भी यहाँ मौजूद हैं। तो नदीम साहब, आप एज नेशन की बात कर रहे थे, टैक्स पेयर बनना, टैक्स बेस बढ़ाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, टैक्स उस वक्त इंसान पे करता है जब कमा रहा हो। आजकल ये होता है, मैं आपको बताऊं लिटरली, कि पाकिस्तान के अंदर जो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जो ज़्यादा कमा रहे हैं उनको ज़्यादा हिस्सा डालना पड़ेगा, मैं शहबाज शरीफ साहब की इस बात को बिल्कुल सपोर्ट करता हूं। कॉर्पोरेट टैक्स बहुत ज्यादा है, 42% पे पहुंच रहा है। शहबाज शरीफ साहब का जो विजन है, जो सोच है, वो ये कहते हैं कि हम गरीब के ऊपर मजीद टैक्स नहीं डाल सकते। कंपनी ग्रोथ होती है 100%, ठीक है जी, मगर 15% भी तनख्वाहों की ग्रोथ नहीं होती उस कंपनी की तरफ से। सैलरी स्लैब्स भी सेट किए हुए हैं ना, वो तो टैक्स भी देखें ना, कई सालों से पाकिस्तान में हम उसी टैक्स स्लैब के साथ चल रहे हैं। सैलरी अगर हम गरीबों की बात करते हैं वो भी उसी में चल रहे होते हैं, और आप देखें पिछले कई सालों से अमीर कुछ हिस्से के जो लोग हैं, सर्टेन अमाउंट, सर्टेन परसेंटेज अमीर और अमीरतर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीबतर हो रहे हैं, इकोनॉमी संभल नहीं पा रही है। तो ये जो शहबाज शरीफ साहब की जो बात है बिल्कुल जस्टिफाइड है कि जो बेतहाशा कमा रहे हैं उनका टैक्स स्लैब बेहतर होना चाहिए, क्योंकि आपको इस मुल्क को सपोर्ट करना है। आमतौर पे ये नहीं होता, ये होता है कि जनाब यहां से आपने कमाया, टैक्स भी कम दिए, और आप अपने प्रॉफिट ले जाके दूसरे मुल्कों में क्योंकि आप इन इन्वेस्ट प्रॉफिट्स का करते हैं। अंदाजा स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस से लगा सकते हैं। आप बैंक्स को ही देख लें, 100% से भी ज्यादा प्रॉफिट more than 100% ग्रोथ आती है कंपनी Exactly. में, मगर अवाम आज भी रो रही है, आज भी उनके एम्प्लॉय बेचारे उसी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। तो जो शहबाज शरीफ साहब का जो विजन है उसको समझना पड़ेगा, एम्प्लॉयर्स को भी सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखें। एक कंपनी है, एक कंपनी से वो 10 कंपनियां बना रही है, तो क्या उसका हक नहीं पहुंचता कि पाकिस्तान की हुकूमत के साथ ताउन करें, टैक्स दे मजीद, क्योंकि ये पाकिस्तान है तो हम सब हैं। तो हमें ये चाहिए कि जहां हम देखें, मैंने वही बात शुरू में जो कही, अगर मैं कमा रहा हूं ज्यादा तो फिर मुझे भी अपना हक अदा करना पड़ेगा कि मैं उसे टैक्स दूं ताकि मेरा ये मुल्क चले। ये गलत बात है कि जी कुछ हिस्से के लोगों के ऊपर आप दबाव डालते हैं टैक्स का,
اور یہی بات میرے خیال سے IMF نے بھی کہی. آلریڈی انڈائریکٹ ٹیکس ہمارے پاس بہت زیادہ ہے, ہر چیز کے اوپر ہم ٹیکس دیتے ہیں اور پھر اس کے اندر کوئی ڈیوائڈ نہیں ہے, وہ تو سب کے لیے ایک جیسا ہی ہے نا. کسی بھی جو اشیاء خرد و نوش پہ بھی جو ہے وہ ٹیکس ہے تو وہ کم کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. ندیم صاحب نے کارپوریٹ ٹیکس کے حوالے سے کہا کہ جو کما رہا ہے اس کو فردر ٹیکس دینا چاہیے, تو آلریڈی 42% دے آر پیئنگ. اب تو ٹیکس پیئرز بڑھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ٹیکس بیس بڑھے گا تو ہی آپ کا ایک پروپورشن ریشو جو ہے وہ برابر کا ہوگا. فاروق صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا, کارپوریٹ آلریڈی 42% ہے. ہمیں ٹیکس بریکٹ میں نئے لوگوں کو لانے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ فائلر نان فائلر کا سسٹم ختم کرنا پڑے گا. دیکھیے ہمارا جو شناختی کارڈ نمبر ہے وہ جب آ گیا نادرا کے پاس, تو جس کے پاس بھی شناختی کارڈ نمبر ہے سمجھے وہ فائلر ہے اور وہ ہی ٹیکس پیئر, یو نو. اب اس میں کہ نہیں جی وہ اب فائلر ہے تو اس کے اوپر یہ لگے گا, نان فائلر ہے تو یہ لگے گا. یہ سارے جو لوپ ہولز رکھے ہیں یہ کرپشن کے لیے رکھے گئے ہیں. ہم امریکہ میں رہ کے آئے ہیں, وہاں سوشل سیکورٹی کارڈ نمبر آ گیا نا, وہ آپ کا ہر چیز ہے, یو نو. آپ کو جو ٹیکس ہے ہر چیز سوشل سیکورٹی کارڈ نمبر ہے آپ کا. تو ہمارا نادرا جب اتنا آلریڈی یو نو ایڈوانسڈ ہے ہر چیز میں, ہر بندہ بایو میٹرک یہ وہ سب چیزیں ہیں, تو کسی کو پکڑنا اتنا مشکل نہیں ہے. تو آپ یہ سب کو ٹیکس بریکٹ میں لے کے آئیں, چاہے ڈاکٹرز ہو, انجینئرز ہو, ریٹیل سٹورز ہو, چھوٹا ہو بڑا ہو, NTN نمبر ہے, یو نو. ایوری ون ہیز ٹو پے ایکچولی. NTN دیکھیے نمبر ہونا چاہیے آپ کا شناختی کارڈ. کیش لیس اکانومی ہونی چاہیے نا, کیش پہ ہوگا کام تو یہ ایشوز ہوں گے. ایکچولی دیکھیے بالکل آپ کی بات بچ جائے, لیکن ہمیں ایسا نظام تو پہلے بنایا جائے نا. دیکھیے ریفارمز تو لائی جائیں نا, کم از کم ہم یہ تو کہیں کہ ہاں جی جو آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہے وہ آپ کا NTN نمبر ہے. ہم علیحدہ سے کیوں ایشو کرتے ہیں NTN نمبر؟ جیسے ہی میرا کمپنیز کے لیے کرتے ہیں, نہیں انڈیویجولس کے لیے بھی یہی ہے نا. انڈیویجول بھی فائلر ہے کہ نہیں ہے یہ دیکھا جاتا ہے. انڈیویجول بھی NIC سے دیکھا جاتا ہے ایگزیکٹلی, لیکن وہ پھر اس میں کہیں نہیں کہانی ہے کہ فائلر ہے کہ نہیں ہے, نان فائلر ہے تو کیا ہے. اب آپ جی اگر آپ پیسے کیش کریں گے 1 لاکھ روپیہ, اگر فائلر ہے تو 3% ہوگا. اچھا, اف یو آر پیئنگ ٹیکس اور پھر آپ کو پھر بھی فائلر بننے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کو ٹیکس فائل کرنا ہے, تو آپ فائل نہیں کریں گے تو وہ آپ کا فائلر کا وہ فائل کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ ہر ایک کو لازمی ہو کہ اپنا ٹیکس فائل کرے, چاہے وہ ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, ہو سو ایور. ان کو پتا ہے نا کتنے ڈاکٹرز ہیں, they know everyone, ٹھیک ہے. ان کو پتا ہے کتنے انجینئرز ہیں, ایگزیکٹلی ان کو پتا ہے کتنے اپنا جو لائرز ہیں, ریٹیل سٹورز ہیں چھوٹے, پرچون کی دکانیں ہیں, فلانا, ایوری ون از میکنگ منی. دیکھیے ہمارا پرابلم کیا ہے, ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. ابھی ندیم بھائی نے جو بات کی تھی بیچ میں پاورٹی کی, اس وقت 40% پاکستان کی جو پاپولیشن 95 ملین لوگ انڈر پاورٹی اس وقت رہ رہے ہیں. یہ پچھلے 4-5 سال سے ہماری جو اکانومی خراب ہوئی, اس سے کیا ہوا کہ جو اپر مڈل تھا وہ مڈل میں آیا, مڈل والا لوور میں آ گیا, لوور مڈل میں آ گیا, لوور والا بیچارہ غریب ہو گیا. یو نو اس وقت ہم جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے $3.56 ہے پر ڈے کا, ٹھیک ہے, ہم لوگ لیس دین $2 بندہ پر ڈے کما رہا ہے اس وقت پاکستان میں. ہمیں اس پاورٹی کو بھی روکنا ہے. دیکھیے جو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے اس وقت کہ ہم کتنے لوگوں کو ہم نے اوپر لے کے دوبارہ آنا ہے. یو نو دس از واٹ وی ہیو ٹو سی. 95 ملین لوگ انڈر پاورٹی لائن پہ رہ رہے ہیں ہم لوگ دنیا میں. سٹینڈرڈ دیکھیں اگر آپ تو ہمارا پورا جو ملک کے اندر آپ دیکھنا پڑے گا کہ کتنے پور لوگ, ان کو کیسے ہم اپ لفٹ کریں, ان کو کس طرح اوپر لے کر آئیں. اس کے لیے دیکھیں آپ کو سسٹم بنانا پڑے گا. آپ دیکھیں جب تک ہمارے انڈسٹری نہیں لگے گی, ہمارے یہاں ووکیشن انسٹیٹیوٹ نہیں ہوں گے. انڈسٹری از کوائٹ ڈیفیکلٹ. آپ کا 20% انٹرسٹ ریٹ ہے, ابھی میں علی صاحب سے یہی پوچھ رہی ہوں. دیکھیں SMEs کو پروموٹ کرنا پڑے گا, چھوٹے بزنس کو پروموٹ کرنا پڑے گا, آپ کو ووکیشن انسٹیٹیوٹ بنانا, ایجوکیشن کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا تاکہ بندہ نوکریاں. چھوٹے آپ نے بزنسز کو بولا, SMEs کی بات کی, SMEs کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کو بھی تو لون چاہیے نا, وہ بھی تو آئیں گے آگے, ان کو بھی تو کیپٹل چاہیے نا. اس کے لیے یہ پھر گورنمنٹ کو انٹروین کرنا اس کام کے لیے چاہیے کہ پیسے نہیں ہے تو لمیٹڈ. سپوز اگر کسی کو ایک دکان کھولنی, فار ایگزامپل 50 لاکھ میں, آپ اس کو اس کی ظاہر بیک گراؤنڈ دیکھتے ہوئے آپ اس کو دکان کھولنے کا موقع دیں. کسی کو کچھ بھی کام کرنا ہے, چھوٹا موٹا کوئی ورک شاپ کھولنی ہے, آپ اس کو موقع دیں اس کو. دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اور ہم اس میں کر سکتے ہیں کہ ایسے ادارے بنائے جائیں جو پلمبر بنائے, جو مطلب الیکٹریشین بنائے, جو سرٹیفائڈ آف کورس ووکیشن انسٹیٹیوٹ ہمارے پاس ہیں, ہم ان کو ٹرین کر کے اسکل دے کے ان کو باہر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. یہ جبھی ہو سکتا ہے فاروق صاحب جب آپ کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو. یہ آپ گورنمنٹ کو ہم نہیں بلیم کر سکتے. میں تو یہ دیکھیے یہ کولیکٹیولی کام کرنا پڑے گا, کیونکہ جس حساب سے پاپولیشن ہماری بڑھ رہی ہے اس کے لیے ہماری جو ایک تعداد بھی بلک میں چاہیے. میں ابھی ندیم بھائی سے بات کر رہے تھے کہ جو اس ملک کی تقدیر ہے نا وہ بزنس کمیونٹی چینج کر سکتی ہے. اٹس اونلی دا بزنس کمیونٹی جو کہ اس ملک کو چینج کر سکتی ہے. ہمیں سب کو کلیکٹیولی اپنے ملک کے لوگوں کے لیے سوچنا پڑے گا. وہ جو PPP والی بات ہے وہ ایسے لوگ اکٹھے ہوں, کنسورشیم بنائیں اور گورنمنٹ سے بات کریں کہ یہ ذمہ داری ہم لیتے ہیں, آپ ہمیں پالیسی بنا کر دیں, اتنا آپ یہ کر دیں, ہمیں زمین دے دیں, یہ کام ہم کرتے ہیں. یہ ہمیں لوگوں کے لیے سوچنا پڑے گا. ابھی ہم اس وقت انڈیویجول سوچتے ہیں, انفرادی سوچ ہے ہماری کولیکٹیو سوچ نہیں ہے. اجتماعیت جب تک نہیں آئے گی یہ معاشرہ سیدھا نہیں ہوگا, آپ کا کبھی بھی نہیں ہوگا. اور ہمیں دیکھنا پڑے گا.
और देखिए जो मैं एक्सपोर्ट, मेरी 1 अरब की एक्सपोर्ट है फॉर एग्जांपल, मैं 15 करोड़ कमाता हूँ, 15% एग्जांपल है, राइट, मेरे एम्प्लॉइज हैं, मुझे क्या मौत आ रही है 5-6 करोड़ बांटे में अपना इसमें, वाई आई एम नॉट डूइंग इट? मैं क्यों उनका शेयर नहीं देता? रिस्क फ्री, हाँ रिस्क फ्री आप चाहते हैं कि बिजनेस बैंक में रख के और रिलैक्स होके कमा सकें। आप सारा पैसा लेके कब्र में नहीं जाएंगे, आप जितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अल्लाह आपको और देगा। ये पहले हमें सोच तो है, पहले हम उसको बांटे तो सही अपने एम्प्लॉइज में, वो कहाँ जाएगा? हम ज़कात के लिए लाइनें लगवाते हैं लोगों की, जो हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं वो अपने लोगों का पहले ख्याल तो करें, उनकी तनख्वाहें दें, उनका मेडिकल संभाल लें, उनकी एजुकेशन संभाल लें, दे डोंट नीड टू पे ज़कात टू एनीबॉडी एल्स। वो जो 600-500 बंदा मेरी फैक्ट्री में काम करता है, दे डिजर्व, दे हैव द राइट्स टू फर्स्ट गेट ऑल दैट मनी एक्चुअली। मैं बाहर क्यों लाइन लगाऊं लोगों की भाई? तो मुझे पहले उन लोगों का ख्याल करना है। नदीम साहब हजरत, मैं नदीम साहब से पूछ रहा था, नदीम साहब दैट्स द स्पिरिट इट शुड बी। देखिए हम जितने एनजीओज में जो रोटियां बांट रहे हैं, हम रोटी की तंदूर क्यों नहीं लगाते हैं और कहते हैं कि गरीब को कि आप आए इसी तंदूर में काम करें और घर जाते वक्त आप ये रोटी भी ले जाए, तनख्वाह भी। We should be like China, we should be like Japan. नहीं, हमें We should success start stories making देखना चाहिए। industry, small medium enterprises करें, कॉटेज इंडस्ट्री में आए। देखें ये वक्त है कि अभी हमारी नेशन को ये टिकटॉक पे वीडियोस बनाना छोड़ देना चाहिए। सोशल हमें भी मीडिया पे, चाइना हाँ। और जापान की तरह बच्चों को ये सिखाना है कि बेटा आपने काम करना है। एनजीओस को ये बताना है जो आप रकम लगा रहे हैं आप जो है इंडस्ट्रीज में लगाएं, और उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे आप रेस्टोरेंट्स खोल दें जिसके अंदर नो प्रॉफिट नो लॉस हो। आप मुख्तलिफ इंडस्ट्री में चले जाएं, आप लोग वो पैसे से लोगों को कारोबार कराएं ताकि हमारी नेशन बिल्डअप हो। कब तक हम ये फिल्में और टिकटॉक और रोटी रोड पे बैठ के खाएंगे? हमें रोटी कमाना है, हमें मछली पकड़ना सिखाएं, मछली खैरात में ना दें। राइट। मैं अगेन कैपिटल मार्केट के हवाले से पूछना चाहूंगी नदीम साहब, एक तो बड़ा ही एग्रेसिव सा थोड़ा सा वो हो गया कि हम काफी ड्रैग हो गया। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि सर स्टॉक मार्केट का ट्रेंड आगे क्या दिखाई दे रहा है? अब तो हमने ये देखा कि जब 2017 में एक मार्केट में एक अच्छा एक वैक्यूम बिल्डअप हुआ और हमने इमर्जिंग मार्केट में मार्केट को जाते हुए देखा। अब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? अब तो हम रिकॉर्ड हाई भी जा चुके हैं, हिस्टोरिक हाई जा चुके हैं, 65,000 के लेवल्स पर ट्रेडिंग करना इट्स वेरी ऑप्टिमिज्म क्रिएट हो चुका है। तो अब आप क्या समझते हैं? देखिए पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट हो या दुनिया की किसी भी मार्केट में आप काम कर रहे हो, यू हैव टू हैव अ स्ट्रैटेजी। हमारे यहाँ अगर आप आंख बंद करके ये फला शेयर जो है ऊपर जा रहा है बस अपर लॉक हो गया, नो प्लीज, स्टॉक मार्केट इज अ ट्रेडिंग हाउस। आप ट्रेडिंग हाउस में जाके पैसे लगा रहे होते हैं, आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग फ्लोर है। सो वी हैव टू डू ट्रेडिंग, we have to understand the trade, we have to understand the factories, we have to understand the economy. स्टॉक मार्केट चाहे दुनिया भर के अंदर कहीं पर भी हो, मार्केट ऊपर जाती है, मार्केट नीचे जाती है, इकोनॉमी फिर नीचे जाके वापस इकोनॉमी बन जाती है, नेशंस बन जाते हैं। अगर आप बात करती है, इसके एग्जांपल मैं दूंगा, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, चाइना, जापान, ये सब एक जमाने में इनकी इकोनॉमीज बहुत नीचे थी मगर ये बिल्डअप हुई। स्टॉक मार्केट हो या इकोनॉमिक फैक्टर्स की अगर हम बात करें, दोनों जगह पे हमें मेहनत करना होगा, स्ट्रेटजीज, प्लानिंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग, न्यू इन्वेस्टमेंट आ रही है मार्केट के अंदर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नहीं, न्यू इन्वेस्टमेंट आ रही है फॉरेन। देखिए न्यू इन्वेस्टमेंट एक शर्त पे आएगी कि अगर हम नेगेटिव बोलना छोड़ दें। फॉरेनर्स तो वापस आ रहे हैं वैसे, बिल्कुल आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सन 2017 से जो ट्रेंड चला था, हम अपने ही मुल्क को बुरा कहते थे। जब भी आपके मुल्क में कोई नहीं आता था, आप देखें जब आप अपने मुल्क की तारीफ करेंगे, आप अपने मुल्क के अंदर खुद मेहनत करना शुरू कर देंगे तो बाहर के आदमी आएंगे। आज भी अगर हम डॉलर को हम लेते हैं तो बाहर के आदमी $1 से कुछ नहीं ले सकता, मगर जब वो इधर $1 लेके आता है तो वो 280 रुपए की चीजें खरीदता है। सो दिस इज अ गोल्ड माइन। पाकिस्तान के लिए इस वक्त बाहर की दुनिया के लिए ये मैं समझता हूं कि इट्स अ फॉर्च्यून पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करना। क्यों? क्योंकि एक तो आपके पास जो है ना जो मैकेनिज्म्स हैं वो बहुत इजीली रीजन में सबसे कम पी है हमारी और बड़ी एक अट्रैक्टिव मार्केट है। आपके पास बहुत पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज हैं। बाहर की दुनिया के अंदर सिर्फ प्रोजेक्शंस जो है वो बुरे चले गए अफसोस के साथ, और वो मैं कहूंगा सन 2017 से जो ट्रेंड चला था, अगर आज भी हम अपने मुल्क की तारीफ करें, अपनी मुल्क की पहचान करें, we all are ambassadors of Pakistan, so we should work for Pakistan and we should give a good projection। and पाकिस्तान में जब इन्वेस्टर आते हैं
तो हमें लॉन्ग विजन के साथ काम करना राइट पड़ेगा। मैं फारूक साहब से पूछूंगी, फारूक साहब एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है तो फूड सेक्टर के अंदर बड़ा एक चार्म दिखाई देता है। पाकिस्तान में इस बार अगर हम कॉटन देखते हैं या वीट देखते हैं, रिकॉर्ड एक बम्पर क्रॉप जो है वो हुई है। आपको क्या लगता है कि अब आने वाले दिनों में हमें वैल्यू एडिशन के ऊपर कितना काम करना चाहिए, और खासकर जो न्यू प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे ना हम, जो हमारा जैसे पाम ऑयल के अंदर हम थोड़ा सा मनी अपना वेस्ट कर देते हैं, हमारे पास बहुत सारे उसके ऑल्टरनेटिव और सब्सटीट्यूशन मौजूद हैं, तो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पे भी काम करना कितना ज़रूरी है? देखिए, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक इनडायरेक्ट सोर्स है फॉरेन एक्सचेंज को रखने की। अगर मैं कोई चीज़ बाहर से मंगा रहा हूँ जी। और मेरे मुल्क में अगर बनना शुरू हो जाए तो मेरा फॉरेन एक्सचेंज बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल। हमने उस इंडस्ट्रीज पे और उससे ज़्यादा चीप भी होगा। अच्छा, एक तो ये कि नई टेक्नोलॉजी आएगी। अच्छा, उसके लिए वही अगेन जेवीज की बात आ जाती है, हमने देखिए, मैं अगर एक मुल्क से कोई चीज़ ले रहा हूँ $2 की, और मुझे कोई ऐसा मुल्क मिल जाए जहाँ से वही चीज़ मुझे $1 की मिल रही है, तो मैं अपना $1 फॉरेन एक्सचेंज बचा सकता हूँ। अच्छा, ये $2 मैं बाहर भेजने से मजीद बचा सकता हूँ जब इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की इंडस्ट्री मेरे मुल्क में लगी होगी, ठीक है। तो मेरा फॉरेन एक्सचेंज बाहर नहीं जाएगा। मेरे जो भी एसेसरीज के लिए, जो भी हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाने की जो भी चीज़ें इंपोर्ट करता हूँ मैं, वो पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाए। उसके लिए देखिए, गवर्नमेंट को इतनी एक ज़बरदस्त किस्म की पॉलिसी देनी पड़ेगी कि जो इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई करें कि जिनकी हमारी ज़्यादा इंपोर्ट्स होती हैं, और उनको आइडेंटिफाई करने के बाद बोले कि हम ये इंसेंटिव देंगे, जो ये इंडस्ट्री लगाएगा उसको हम ये 5 साल का 10 साल का टैक्स फ्री करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, गवर्नमेंट को लैंड देगी। उससे क्या होगा कि हम वो जो फॉरेन एक्सचेंज में रहे, जो मुल्क से बाहर जा रहा है, वो हम रोक सकते हैं। बजाय पाबंदियां लगाने के कि जी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो हमारी मजीद एक्सपोर्ट रुक जाती है, क्योंकि बहुत सारी हमारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो वैल्यू एडेड बनाने के लिए मुझे इंपोर्ट करके फिर एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो क्या होगा कि उसका डबल इफेक्ट आता है। अगर आप इंपोर्ट रोकते हो बहुत सारी चीजों पे, तो ये तो रॉ मटेरियल नहीं है ना हमारे, कुछ चीजों का ऐसा है जो देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चाइना कोई आसमान से नहीं उतरा। अगर कोरिया या दूसरे जो चीजें बना रहे हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। विलिंगनेस चाहिए। हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनका भी मसला है, वो चाहते हैं आसान काम करें, आसान काम करें, छोड़ो यार इसको, ये कौन करेगा, ये देखिए, मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा आपको, वो सोच चेंज करनी पड़ेगी आपको कि यार ट्रेडिंग से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग पे आएगा। लेकिन वो एक अलग सवाल है। फिर आपको पता है फारूक साहब, थोड़े से आप ये पूरी एक चेन कनेक्टेड है। इंटरेस्ट रेट फिर आपका हायर साइड पे उसको कम होना होगा, फिर हमारा पावर सेक्टर, पावर जो हमारी इश्यूज हैं, टैरिफ्स हैं, वो बहुत ज्यादा है, उसको कम होना होगा इंटरनेशनल लेवल पे। देखिए, उसके पता क्या, ये जो इंपोर्ट की बात कर रहे हैं लोग, सब्सिट्यूट इंडस्ट्री की, हम ये इंसेंटिव दे सकते हैं कि जो ये इंडस्ट्री लगाएगा उसको इंटरेस्ट रेट ये देंगे हम कम वाला, जो ये इंडस्ट्री लगाएगा उसको ये सब्सिडाइज करेंगे, टैरिफ ये देंगे हम आपको। तो लोगों को थोड़ी अट्रैक्शन तो दें हम, अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को भी, फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी, कि भाई आप अगर ये मुल्क में लगाते हैं इंडस्ट्री हमारे मुल्क में, फैसिलिटेशन बहुत जरूरी है। देखिए, जब तक नहीं मिलेगा, एज ए बिजनेसमैन, एज एन इन्वेस्टर, आई वोंट गो देयर, इफ आई डोंट गेट एनी एडवांटेज ऑफ दैट। तो हमें ये करना पड़ेगा अपने फॉरेन एक्सचेंज को बेहतर करने के लिए। ये भी एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट है हमारी, अगर हम इंडस्ट्री यहाँ लगाएं तो ये चीजें हो सकती हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, अगर गवर्नमेंट विल हो तो सब हो सकता है। और दूसरा देखिए, एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारे जो बाहर जाते हैं, जो ट्रेड अटैची होते हैं, कोई ट्रेड मिनिस्टर, उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तो कोई 15 साल से कहता रहा हूँ या 16 साल से कि हमें जो है ना, बेसिकली वहाँ के लोकल लोगों को हायर करना पड़ेगा मार्केटिंग के लिए। जो ट्रेड अटैची हैं, पाकिस्तान से मत भेजें आप, वहाँ के लोकल लोगों को हायर करें, उनको टारगेट्स दें, और वो उनकी स्किन, उनकी जुबान में जब हमारा माल बेचेगा, काम करेगा, दे विल प्रोड्यूस मोर बेटर रिजल्ट टेल यू देन पाकिस्तानी टेल यू, क्योंकि उनके पास वो ऑनरेडी पोजीशन होगी, लेकिन वो इंसेंटिवाइज करें उनको आप। और ये अच्छी मार्केटिंग भी कर सकते हैं, काइंड ऑफ, क्योंकि उनकी स्किन का, उनका लोग है, उनकी जुबान बोलता है, आप उसको टारगेट सब देंगे तो वो घूमेगा, वो भागेगा उसके लिए। चलें जी, वेल नदीम साहब, वन लास्ट कमेंट, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू कैसा दिखाई देता है? देखिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम कर दें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर दें, पाकिस्तान विल बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्री। वेल, थैंक यू सो मच। नदीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। फारूक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ लाए। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की अबाउट बिजनेसेस और खासकर एक्सपोर्ट सेक्टर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी तो मुल्क में तरक्की आएगी, सनती पहिए चलेंगे तो ऑटोमेटिकली हम सक्सेसफुल होंगे। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।